हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। इन्होंने थ्योरी दी थी पियाजे ने, एंड इनका पूरा नाम है जीन पियाजे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, एंड इसमें हम पूरी प्रॉपर ट्रिक्स देखेंगे, एक भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा इस वाली थ्योरी से। अगर इस वीडियो को पूरी देखते हो तो आराम से आपको सीटेट में भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। प्लस जो डीएलएड के बच्चे हैं उनमें भी ये थ्योरी पूछी जाती है साइकोलॉजी के पेपर में, तो आप आराम से आंसर अपने लिख पाओगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट कर देना। यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। तो पियाजे जो थे, पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, वो स्विट्ज़रलैंड से थे। एंड पियाजे ने कहा था कि जो बच्चे होते हैं उनके माइंड में एक मेंटल और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स पहले से ही डेवलप्ड होते हैं, और वो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ अटेन कर सकते हैं 14 to 15 ईयर्स तक। बच्चे में मैक्सिमम ग्रोथ हो जाती है। उनका ये कहना है कि बच्चे 14 to 15 ईयर्स तक उनमें मैक्सिमम ग्रोथ हो जाएगी, कहीं ना मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, और उनके माइंड में जब वो पैदा होते हैं तभी से उनके माइंड में स्ट्रक्चर बनने स्टार्ट हो जाते हैं, मेंटल और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक, अब आते हैं कुछ कीवर्ड्स पे जो इस थ्योरी के लिए इम्पोर्टेंट है, कॉग्निटिव थ्योरी के लिए। तो पहला तो है कॉग्निटिव। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉग्निटिव होता क्या है। तो जो कॉग्निटिव है वो होती है आपकी मेंटल स्किल्स, आपकी रीजनिंग पावर या फिर आपकी थिंकिंग पावर। तो ये सारी चीज़ें आपके किस में आ जाती है, कॉग्निटिव में, जहाँ पे आपका माइंड का यूज़ हो रहा है, जहाँ पे आप सोच रहे हो, आपकी सोच का इस्तेमाल हो रहा है, उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्कीमास। तो स्कीमास का मतलब है जो आपके माइंड में एक स्टोर्ड इंफॉर्मेशन रहती है, आपके माइंड में कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं हर एक चीज़ के। ठीक है, तो मान लो अभी आप फ़ोन में देख रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप यूट्यूब को देख रहे हो, है ना। तो आप ये जब वीडियो देख रहे हो तो आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, कि ये क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ये जैसे कॉग्निटिव और स्कीमास लिखा हुआ है। तो ये जो आप लेटर्स देख रहे हो, SCHEMAS, ये लेटर्स क्या है, इनका आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एक स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है कि ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ये लेटर्स हैं। ओके, तो ऐसे ही मान लो ट्री की पिक्चर है। अब मैं आपके सामने अगर मान लो मैं बोलती हूँ ट्री, तो आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी, ओके ट्री ऐसा दिखता है। मैं बोलूँगी फ्लावर, तो आपको समझ आ जाएगा कि ओके फ्लावर ऐसा दिखता है। आपके माइंड में स्ट्रक्चर्स बन गए। तो वो स्ट्रक्चर्स कैसे बन गए, क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी वो इंफॉर्मेशन स्टोर थी। अगर आपने कभी देखा ही नहीं होगा कि फ्लावर्स कैसे दिखते हैं तो आप बता ही नहीं पाओगे। तो डैट मीन्स कि जो भी आपके माइंड में स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी स्टोर्ड है, जो भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड है, उसे हम कहते हैं स्कीमास। नेक्स्ट आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स और एलिमेंट्स हैं जो कि ये जो पियाजे की, जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, इस पे बेस्ड है या फिर हमें अफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस थ्योरी को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ दिस थ्योरी या फिर आप एलिमेंट्स कह सकते हो। तो सबसे पहले आएगा मैच्योरिटी। तो अगर आपको मानना है कि हाँ जीन पियाजे की जो ये थ्योरी है ये इन एक्चुअल वैलिड है यानी, तो उसके लिए जीन पियाजे का ने बोला है कि मैच्योरिटी होनी चाहिए बच्चे में। मतलब जो बच्चे की जो एज है वो उस एज के अकॉर्डिंग मैच्योर होना चाहिए। मतलब वो उस एज के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पीछे रह गया। दैट मीन्स वो स्लो लर्नर नहीं होना चाहिए या रिटार्डेड नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि जो बच्चे नॉर्मल हैं, ठीक है, जो बच्चे नॉर्मल है जो या जिनको कोई भी लर्निंग डिसऑर्डर नहीं है, ये थ्योरी मेन उनके ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे मैच्योरिटी का मतलब ये है कि जो चाइल्ड है वो जेनेटिकली स्टेजेस के अकॉर्डिंग हेरिडिटिकली इन्वायरमेंट के साथ साथ अपने आप को इतना मैच्योर अप करे जितनी उसकी एज के अकॉर्डिंग वो मैच्योर होना चाहिए। बच्चा अपने आप से एक्सपीरियंसेस करे, एक्टिविटीज़ करे, बिकॉज उन्हीं के थ्रू वो चीज़ों को सीखेगा। सोशल इंटरेक्शन भी होना चाहिए, लेकिन जीन पियाजे ने थोड़ी ही बात की सोशल इंटरेक्शन पे। बट ये बात ये मत कह देना कि सोशल इंटरेक्शन पे बात ही नहीं की। इन्होंने बात की है लेकिन इन्होंने इस पर ज़्यादा दबाव नहीं डाला। बट बात ज़रूर की है सोशल इंटरेक्शन की, आपस में बातचीत होनी चाहिए, सोशली बच्चे को एक दूसरे से बोलना आना चाहिए। देन आता है इक्विलिब्रेशन। तो इक्विलिब्रेशन में ये है कि आपको बैलेंस्ड में आनी चाहिए, कंफ्यूजन टू क्लैरिटी में जाए बच्चा। अगर उसको कंफ्यूजन है तो वो चीज़ों को क्लियर अप करे, चीज़ों को समझे, हर एक चीज़ को बैलेंस्ड वे में लेके चले। ये नहीं है कि वो उसे कुछ समझ आ ही नहीं रहा, वो किसी भी चीज़ को इक्वली नहीं ले रहा, उसके माइंड में कंफ्यूजन है और वो उसको क्लियर कर ही नहीं रहा, तो ऐसे बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा।
तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है अडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन से मतलब ये है कि आप जैसे लर्न करते हो, कोई भी चीज़ को देखते हो तो वो कैसे स्टेप वाइज होता है। तो अडेप्ट कैसे करते हो आप चीज़ों को, तो सबसे पहले आएगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन थी और आपने उसमें कुछ और न्यू इंफॉर्मेशन स्टोर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आप एग्जाम्पल ले लो रोटी का, ठीक है। तो आपने देखा, आपको स्कूल में एक शेप सिखाई गई सर्कल की, ठीक। तो आप रोज़ रोटी खाते हो, वो भी गोल होती है। तो आपने जब देखा कि जो स्कूल में शेप सिखाई जा रही है रोटी की, तो वो आपके पास एक न्यू इन्फॉर्मेशन, सॉरी सर्कल की, तो आपके पास एक न्यू इन्फॉर्मेशन आई। अब जब वही चीज़ आपने अपने घर पे देखी कि रोज़ जो मैं रोटी खाना वो भी गोल है, तो आपने क्या किया, आपके पास प्री एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी कि जो गोला आकार होता है इसे हम सर्कल कहते हैं। अब आपने वही चीज़ रोटी देखी तो आपने बोला कि जो रोटी होती है वो भी सर्कल शेप की होती है। तो डैट मीन्स कि आपने सर्कल शेप के अंदर एक रोटी कंसेप्ट डाल दिया कि रोटी भी गोल होती है। फिर आता है इक्विलिब्रेशन पे। इक्विलिब्रेशन मतलब उसको अब कंफ्यूजन नहीं होगी कि रोटी किस शेप की दिखती है, उसको ये पता होगा कि रोटी भी सर्कुलर शेप की होती है, जैसे सर्कल की शेप सर्कुलर होती है। तो डैट मीन्स उसकी कंफ्यूजन टू क्लैरिटी हो गई, बैलेंस्ड वे में आ गया कि ओके दोनों चीज़ें गोल है लेकिन रोटी अलग है और शेप अलग है। अब उसके सामने हमने रख दी एक न्यू सिचुएशन, हमने उसको एक पराठा ला के दिखा दिया, गोभी का, पनीर का, जो भी आपका फेवरेट पराठा है वो मान लो, ठीक है। तो बच्चा फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि बच्चा डिसइक्विलिब्रेट कर जाएगा। बच्चा सोचेगा कि पराठा भी गोल है, रोटी भी गोल थी और वो भी गोल था, शेप जो हमें सिखाई थी। तो यहाँ पे बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने तो अभी तक बस रोटी का ही पता किया था कि अच्छा रोटी गोल होती है, अब ये पराठा गोल क्यों बन रहा है। फिर आती है एकोमोडेशन की स्टेज। अब जो बच्चा है वो एकोमोडेशन में होता है कि हम मॉडिफाई करते हैं हमारी जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज थी। मतलब कोई भी नई इंफॉर्मेशन को डाल के तुमने पास जो इंफॉर्मेशन थी तुमने उसको चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, एडजस्ट कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया एक काइंड ऑफ। तो यहाँ पे बच्चे ने क्या किया, जब उसको पता चला कि ओके पराठा भी गोल होता है, तो बच्चे के माइंड में अब ये चीज़ बन गई कि हर गोल दिखने वाली चीज़ सिर्फ एक शेप या खाने की चीज़ें ही नहीं होती, ऐसी तो बहुत सी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो बच्चे ने क्या किया, उसने मान लिया कि ओके सर्कुलर शेप ये होती है, तो ऐसी जितनी भी शेप्स में मेरे को चीज़ें दिखेंगी ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ खाने की चीज़ें हो या फिर वो एक शेप हो, वो हर मतलब वो चीज़ें डिफरेंट भी हो सकती है। बच्चा मॉडिफाई कर लेगा, आगे से उसके सामने अगर सर्कुलर शेप की क्लॉक रख दी जाए तो वो मान जाएगा कि ओके ये क्लॉक है एंड इसमें गोल गोल ही हमें बस टाइम दिखाती है, गोल गोल सुइयाँ घूमती है, वो इसको खाने की चीज़ नहीं समझेगा। तो अकोमोडेशन का मतलब था कि बच्चे ने क्या किया, जो उसकी एग्जिस्ट कर रही थी नॉलेज उसको मॉडिफाई कर दिया न्यू नॉलेज को लेके। तो एकोमोडेशन में हम क्या क्या करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं अपनी प्री एग्जिस्टेंट नॉलेज को, मैनिपुलेट कर देते हैं चीज़ों को, एडजस्ट कर लेते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि ओके इस चीज़ के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। तो ये थी एडेप्टेशन। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट में 1 मार्क का जो क्वेश्चन बनता है वो आपको पता होना चाहिए, एसिमिलेशन का मतलब और एकोमोडेशन का मतलब। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है सीटेट के अंदर कि आपसे आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं की पॉइंट्स में एंड देन बोलते हैं कि यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, कौन सी स्टेज पे है, एसिमिलेशन की में है या फिर यहाँ पे एकोमोडेशन हो रहा है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एकोमोडेट का मतलब है, यहाँ पे ना मोडेट से समझ लो कि मॉडिफाई कर रहे हो, यानी कि अपनी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज को क्या कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो। एसिमिलेशन का मतलब है कि तुमने यहाँ पे मिला, मान लो कि अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन में कोई न्यू इंफॉर्मेशन डाल दी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एसिमिलेशन में ये रहता है कि अगर आप कोई न्यू इंफॉर्मेशन डाल रहे हो अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन में तो कुछ चेंज नहीं कर रहे। लेकिन एकोमोडेशन में है कि आपने वो चीज़ फिर चेंज कर दी, आपने मॉडिफाई कर दी अपनी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंज लेकर आए। तो यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन बनता ही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं स्टेजेस। तो जीन पियाजे ने हमें 4 स्टेजेस दी हैं और वो स्टेजेस दिया उन्होंने हमें। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर, जो कि जन्म से 2 साल तक के बच्चों के लिए होती है। सेकेंड स्टेज है हमारी प्री ऑपरेशनल, जो कि 2 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है हमारी थर्ड स्टेज,
जो कि है 7 से 11 साल तक के बच्चों के लिए। देन आती है हमारी फोर्थ स्टेज फॉर्मल ऑपरेशन। ये जीन पियाजे ने कहा है कि ये होती है 11 से 15 साल तक के बच्चों के लिए। तो इन स्टेजेस को आप लाइन वाइज याद करने के लिए जस्ट याद करो SPCF। ये कीवर्ड्स याद रख लोगे तो आपको अपने आप ही आगे का याद आ जाएगा। एंड ऐसी तुम ये जैसे होता है ना कि काउंटिंग करते हो तो अपने फिंगर्स के अकॉर्डिंग याद कर लो कि पहले 2 साल, 2, 7, 11, 15 ऐसे याद कर लो तो तुम्हें बहुत इजीली इसके ईयर्स याद हो जाएंगे कि कौन सी स्टेज में क्या रहता है। अब आते हैं फर्स्ट स्टेज पे जो कि है सेंसरी मोटर। तो सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, इसमें जो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है वो हो रहा है जन्म से 2 साल तक की एज में, ठीक है। और जो यहाँ पे सेंसरी मोटर में सेंसेस का काम हो रहा है। सेंसरी का मतलब आप सेंसेस मान लो कि जो आपके 5 सेंस ऑर्गन्स हैं ये सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। आपकी सुनने की शक्ति इस टाइम पे बहुत तेज होती है, आप बहुत प्रॉपरली चीज़ों को देखते हो कंसंट्रेट करके, ठीक है। आप चीज़ों को पकड़ते हो, फील करते हो, आप टेस्ट करते हो चीज़ों को। नई नई चीज़ें आती है, सबसे पहले आप दूध से स्टार्ट करोगे, अपनी मम्मा का दूध से, देन धीरे धीरे आप बिस्किट्स पे आते हो, आपको नई नई चीज़ें खिलाई जाती हैं तो आप फिर टेस्टिंग पे आ जाते हो, ठीक है। तो ये सब आपकी, आप स्मेल करते हो चीज़ों को, तो धीरे धीरे आपकी जो ये सेंसेस हैं ये सब एक्टिव रहती है सबसे ज़्यादा 0 to 2 ईयर्स की स्टेज में, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में। एंड यहाँ पे जो बच्चा होता है वो इमिटेटिव बिहेवियर शो करता है। इमिटेटिव का मतलब वो आपकी नकल उतारता है। अगर आप फ़ोन पे बात करते हो तो बच्चे के पास कोई भी खिलौना होगा तो वो अपने कान पे फ़ोन लगाएगा एंड एक्टिंग करने लगेगा आपकी कि हाँ हाँ ये वो, मतलब वो आपका इमिटेट करता है, आपकी नकल उतारता है। आप उसके सामने जो भी वर्ड बोलते हो वो उसको बोलने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आएगा ऑब्जेक्ट परमानेंस हैपेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि कोई अगर एक चीज़ हमने बच्चों को दिखाई है, ठीक है, और फिर हम बच्चे के अगर सामने से उस चीज़ को हटा दे तो वो चीज़ सोचेगा कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो चीज़ ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं। तो ऐसा 0 से 2 साल तक के बच्चों में होता है। जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से लेके जब तक वो 2 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक ये चीज़ रहती है कि बच्चों के सामने अगर आप कोई चीज़ रख देते हो तो उसे याद नहीं रहेगा कि अच्छा वो चीज़ थी भी। फॉर एग्जाम्पल उसका कोई फेवरेट खिलौना भी है तो अगर आप उसको हटा दोगे तो वो कुछ टाइम बाद भूल जाएगा, उसको याद ही नहीं रहेगा कि अच्छा ऐसा कोई खिलौना मेरे पास था भी। इसलिए आप देखोगे कि अगर बच्चा, जो एक बच्चा है वो एक खिलौने से भी काम चला सकता है, क्योंकि उसको अगर आप टाइम टू टाइम निकालोगे, लेट लेट निकालोगे, उसको रेगुलर नहीं यूज़ कराओगे तो बच्चे के अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं होगी खेलने के लिए, क्योंकि उसको लगेगा कि ये तो कोई न्यू टॉय आया है, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये पुराना ही टॉय है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस में मतलब ये है कि बच्चे के सामने जब तक कोई चीज़ है उसके लिए वो जब तक एग्जिस्ट करती है, इस दुनिया में है, और जैसे ही उस चीज़ को तुम हटा दोगे उसके सामने से उसको लगेगा इस दुनिया में वो चीज़ है ही नहीं। तो सेंसरी मोटर में क्या याद करना है कि सेंस ऑर्गन सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बच्चा नकल उतारता है एंड उसके सामने अगर कोई चीज़ रखी है तभी तक उसके लिए वो चीज़ है इस दुनिया में, वरना नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। नेक्स्ट स्टेज है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या है, ये हमारी सेकेंड स्टेज है। तो इसमें जो बच्चा है वो 2 से 7 वर्ष तक बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ डेवलप हो रहा है, फिर वो आपकी स्किल्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है वो कौन सी एज में हो रहा है, वो हो रहा है 2 से 7 वर्ष की एज में। यहाँ पे जो बच्चा होता है वो ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक का मतलब है कि जो बच्चा है वो अपने आप से बात करता है, फिर चाहे वो कोई काम करने के लिए कर रहा हो या उसे कोई पजल दिया तो वो उसको सॉल्व करने के लिए दे रहा हो। फॉर एग्जांपल कि ना बच्चा ना ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहा है, वो एप्पल बना रहा है, तो वो ना खुद से कहेगा अरे पेंसिल से मेरे को पहले ऐसे बनाना है, हाँ हाँ फिर ऐसे बनाना है, अब ना इसमें ना रेड कलर फिल करूँगी तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बच्चा अपने आप से बात करता है इसमें, लेकिन वो तेज़ बोल बोल के खुद से बात करता है। तो ये कौन सी स्टेज है, प्री ऑपरेशनल। एंड जब बच्चा बोल बोल के अपने आप से बात करेगा किसी भी चीज़ को पूरी करने के लिए, तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग उस स्पीच को हम कहते हैं ईगो सेंट्रिक स्पीच। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ईगो सेंट्रिक स्पीच मतलब जब बच्चा अपने आप से बातें करेगा कोई भी काम करने के लिए, बोल बोल के बात करेगा, ठीक है। एंड ये जीन पियाजे ने कहा है, एंड इसी चीज़ को वेगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच का नाम दिया है। तो आप उसको याद नहीं रखोगे। अभी हम जीन पियाजे की बात कर रहे हैं, तो जब भी पियाजे का नाम आएगा एंड अगर बोला जाता है कि एक बच्चा है वो खुद से ही बातें कर रहा है तो वो कौन सी स्पीच है, तो आप उसको ईगो सेंट्रिक कहोगे, ईगो सेंट्रिक।
चाइल्ड एज एनिमिज्म एज दे वॉच कार्टून्स। जो बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा कार्टून वर्ल्ड में जीता है, मतलब उसको लगता है अगर तुम कोई कार्टून देखता है वो जिसमें कि एक पेंसिल है वो भी बात करती है, तो उसे लगता है कि इन एक्चुअल जो पेंसिल्स होती हैं वो बात करती हैं, तो वो ऐसा मानने लगता है क्योंकि जो कार्टून में हो रहा होता है वो उसी को रियलिटी मानता है कि ओके ऐसा इन एक्चुअल होता है। तो ये है 2 से 7 वर्ष। एंड यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी नहीं कर पाता बच्चा। फॉर एग्जाम्पल इरिवर्सिबिलिटी का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को उल्टा नहीं कर पाएगा बच्चा। उसने अगर कोई काम किया है तो वो उल्टे स्टेप्स के थ्रू वही काम नहीं कर पाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बच्चे को बोले कि तुम 2+4 बताओ, तो बच्चा बता देगा 2+4 6 होता है। लेकिन अगर हम फिर उसे कहें कि तुम 4+2 बताओ, तो वो सीधा डायरेक्ट नहीं बताएगा कि 6 होता है, वो दोबारा से उसको ऐड ऑन करेगा कि ओके 4 के बाद 2 ऐड करना है तो 4+2 होता है 6। उसको दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि जो बच्चा है अभी उसमें रिवर्सिबिलिटी की चीज़ नहीं आई है, अभी इरिवर्सिबल मोड में है वो, अभी वो चीज़ ये चीज़ नहीं कर पाता। ठीक है, तो यहाँ पे ये थी प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो सेकेंड स्टेज में हमें याद रखना है ये होती है 2 से 7 वर्ष के बच्चे के लिए। इसमें बच्चा अपने आप से बातें करता है बोल बोल कर, उसे हम ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं। बच्चा कार्टून दुनिया में ज़्यादा रहता है, एनिमिज्म की दुनिया में। और बच्चा जो है इरिवर्सिबल मतलब रिवर्सिबल चीज़ों को नहीं कर पाता, इरिवर्सिबल रहता है। ठीक है, मतलब कि बच्चा प्रॉपर अगर उसको कोई चीज़ बोली जाए कि तुम ऐसे करो तो वो उसका उल्टा करने के लिए दोबारा से वही चीज़ करके देखेगा, उसको एकदम से वो नहीं बता पाएगा। अभी उसकी लॉजिकल रीजनिंग इतनी अच्छी नहीं हुई है कि वो डायरेक्ट बता दे, उसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे जो कि हमारी थर्ड स्टेज। तो जो हमारी थर्ड स्टेज है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो होता है 7 से 11 वर्ष की उम्र में। ठीक है, और इस स्टेज में क्या होता है लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है बच्चे के पास, मतलब वो लॉजिकली सोचने लगता है, अपना माइंड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता है एंड अब वो चीज़ों को रिवर्सिबल कर पाएगा। मतलब अगर हम पहले प्री ऑपरेशनल में हम उससे पूछे थे 2+4 6 होता है तो 4+2 क्या होगा, तो बच्चे को कैलकुलेट करना पड़ रहा था। अब बच्चे को कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, बच्चा डायरेक्ट बता देगा कि अगर 2+4 6 होता है तो 4+2 भी 6 होता है। बच्चा लॉजिकल रीजनिंग करने लगेगा, वो लॉजिकल हो जाएगा, उसमें रीजनिंग पावर आ जाएगी। जो बच्चा है वो चीज़ों को कंपेयर कर पाएगा, मतलब वो डिफरेंस बता सकता है अब चीज़ों में कि ओके यहाँ पे ये चीज़ों का डिफरेंस है। अब जो बच्चा है इस वाली स्टेज में एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चंस निकालने लगता है, चीज़ों को मेजर करने लगता है। एंड ये जो स्टेज है, ये जो पीरियड चल रहा है 7 से 11 साल की उम्र का, इस पीरियड को हम ट्रांजिटिव पीरियड भी कहते हैं। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में याद रखना है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो होता है 7 से 11 वर्ष की उम्र में। बच्चे में लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है, बच्चा चीज़ों में डिफरेंस बता सकता है, कंपेयर करने लगता है चीज़ों को। बच्चों में मापन शक्ति आ जाती है, वो चीज़ों को मापने लगता है, मतलब वो चीज़ों को बता सकता है। अगर उसके सामने हम एक मोटी बॉल रख दें और एक छोटी बॉल रखते हैं तो वो बता सकता है कि इनमें से बड़ी बॉल कौन सी है, छोटी बॉल कौन सी है। ऐसे ही अगर हम उसको खाने की चीज़ में, जैसे कई बार होता है बच्चों को हम कुरकुरे दे रहे हैं, अगर हम बच्चों को कुरकुरे एक पैकेट से निकाल कर एक बार छोटी कटोरी में दे दें, ठीक है, और फिर हम उसको वही कुरकुरे छोटी कटोरी के बजाय प्लेट में दे दें थोड़े फैला के, तो बच्चा कंपेयर कर पाएगा कि दोनों में चीज़ें बराबर की ही हैं, बस तुमने उनका जो मतलब जो उसका साइज़ है प्लेट्स या कटोरी का उसे चेंज कर दिया ताकि हमें लगे कि ज़्यादा है। तो बच्चे में ये लॉजिकल पावर आ जाएगी इस टाइम तक कि तुमने हमें जितना दिया है वो उतना ही है, किसी को ज़्यादा या कम नहीं दिया है। तो इस पीरियड को हम कहते हैं ट्रांजिटिव पीरियड। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब आते हैं लास्ट स्टेज पे, तो ये है फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, स्टेज का नाम है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो यहाँ पे जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो होता है 11 से 15 वर्ष की उम्र में। जब बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, मतलब ऑपरेशनल में क्या था कि बच्चे के जो सामने चीज़ें हैं वो उन्हीं के साथ कर पा रहा था। अब जो बच्चा है अगर उसके सामने चीज़ नहीं भी है तो भी वो रीजनिंग कर पाएगा, मतलब वो सोच सकता है अपने माइंड में। अगर हम उसको बोले कि तुम इमेजिन करो एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा के 8 स्लाइस हैं एंड 8 स्लाइस में से 2 तुम खा गए तो कितने स्लाइस बचे, यानी कि 6 बचे।
तो बच्चा ये चीज़ कर पाएगा अपने माइंड में ही, ज़रूरी नहीं है कि उसको हमें ये चीज़ नोटबुक में एक एक करके लिखवानी पड़ेगी। यहाँ पे बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाएगा, लॉजिकल रीजनिंग कर पाएगा। एंड जब वो लॉजिकली सोच रहा है, मतलब उसके सामने कोई चीज़ नहीं है और वो फिर भी उस चीज़ को इमेजिन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है, तो हम उसे कहेंगे हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। उस स्किल का नाम क्या होगा? हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये याद रखना, ये फॉर्मल ऑपरेशनल में होती है। एंड इसका मतलब है कि बच्चा की अगर कोई सामने चीज़ नहीं है तो वो इमेजिन करके उस चीज़ को सॉल्व कर सकता है। बच्चे के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग आ जाती है, मतलब कि जो एक बच्चा है वो एक ही प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशंस बता सकता है, मतलब वो डिफरेंट प्रोसेस बता सकता है कि ओके तुम इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये वाली चीज़ सिर्फ इसी स्टेप से होगी। यहाँ पे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आ जाती है, जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहता है इस उम्र में। तो फॉर्मल ऑपरेशनल में हमें क्या याद रखना है कि जो बच्चा है उसकी एज मतलब उसका डेवलपमेंट होगा 11 से 15 वर्ष की उम्र में। बच्चे के अंदर हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ जाएगी। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि बच्चा इमेजिन करके भी चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। बच्चे में डाइवर्जेंट थिंकिंग आ जाएगी, मतलब बच्चा क्या करेगा, एक प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशंस बता सकता है। क्रिएटिविटी आ जाएगी बच्चे में, बच्चा ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएगा। तो आपको ये चारों स्टेजेस याद रखनी है। SPCF सबसे बढ़िया कोड है। S का मतलब है सेंसरी मोटर, P का मतलब है प्री ऑपरेशनल, C का मतलब है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ठीक है। एंड जो लास्ट है वो है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये आपको याद रखनी है चारों स्टेजेस जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की। अब हम बात कर लेते हैं पियाजे के कुछ व्यूज़ की, जो कि कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड हैं। तो जो पियाजे थे उनका मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, मतलब वो नॉलेज को बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने माइंड में स्टोर करते हैं। वो कहीं ना कहीं लिटिल साइंटिस्ट है, मतलब वो उनमें जिज्ञासा बहुत ज़्यादा रहती है, उन्हें हर चीज़ जाननी है कि ये क्यों हुआ। आपने देखा होगा कि छोटी उम्र में बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लोग इरिटेट हो जाते हैं, वो कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये क्या है, ये क्या है, क्यों है, मतलब वो बहुत ज़्यादा दिमाग से खाते हैं कि ये टॉफ़ी रेड ही क्यों है, ग्रीन क्यों नहीं है, इसमें वाटरमेलन लिखा है तो ये ग्रीन कलर की क्यों है, इसमें रेड कलर क्यों नहीं दिख रहा, वाटरमेलन तो रेड कलर है। तो इस टाइप से बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को तरोड़ मरोड़ के एक एक चीज़ को करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो इस वजह से जो बच्चा है वो लिटिल साइंटिस्ट है, ठीक है। ऐसा जीन पियाजे का मानना है। कंस्ट्रक्टिविज्म पे इनका ये व्यू है। जब बच्चे हैं वो एक्टिविटी करके, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आप लोग फ्रूटी को पी रहे हो, ठीक है, जो पैक में आती है 10 रुपीज़ में, बॉटल में नहीं, एक डब्बे टाइप में आती है, तो आपने उसको पिया। देन आपने उसको ना कुछ लोग होते हैं कि ना फूंक मार के उसके ऊपर जंप करते हैं, तो एक आवाज़ होती है, धमाका सा होता है, क्योंकि प्रेशर की वजह से वो उसको हवा निकल नहीं पाती, तो वो फट जाता है पैकेट, तो आवाज़ होती है, तो इट्स लाइक अ बॉम्ब, ठीक है। तो छोटे बच्चे ने यही चीज़ करके देखते हैं, उनके आगे करोगे तो उन्होंने भी फ्रूटी पी, फिर उन्होंने फूंक मार के उसको पूरा फुलाया एंड देन उस पर जंप करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो ऐसी साउंड आएगी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो कुछ नॉलेज कंस्ट्रक्ट की ना, और कैसे कि उन्होंने ये चीज़ खुद करके देखी, थ्रू एक्टिविटी की। नेक्स्ट आता है जो चिल्ड्रन होती है, जो बच्चे होते हैं, वो हमारी तरह, मतलब एज कंपेयर अगर हम करें एडल्ट्स में, तो उनकी जो क्वांटिटी है, मतलब जो वो सोच रहे हैं, उनके अगर हम 6000 वर्ड बोलते हैं तो बच्चा जो है उसको भी 6000 वर्ड्स आते हैं, लेकिन हमारी वो कैब दूसरी होगी एंड जो बच्चे हैं उनकी वो कैब दूसरी होगी। मतलब बच्चों के पास डिफरेंट वर्ड्स होंगे, हमारे पास वही वर्ड्स डिफरेंट वे में होंगे। तो क्वांटिटी सेम है, अमाउंट सेम है, लेकिन बच्चा क्या सोचता है और बड़े क्या सोचते हैं वो अलग है। सोच में अंतर है, लेकिन जो वर्ड्स है उनके पास, जो उनकी सोचने की क्षमता है वो इक्वल है, मतलब क्वांटिटी या अमाउंट में इक्वल है। लेकिन क्वालिटी की अगर बात करें, काइंड की अगर बात करें, टाइप की अगर बात करें, तो जो बच्चा है वो एडल्ट से दूसरा सोचता है, दूसरी तरह से सोचता है। अब एग्जाम्पल अगर लो, तो जो एक बच्चा है
उसको 100 क्वेश्चन होंगे कि मैं घर वालों से नया टॉय कैसे मांगू, नई साइकिल कैसे मांगू। लेकिन जो एडल्ट है उनको 100 क्वेश्चन होंगे कि अब एज हो गई है, अब तो उम्र निकल जाएगी, अभी जॉब लेनी है, तो जॉब के लिए कैसे कैसे पढ़ना पड़ेगा, क्या करना है। तो अभी जो हमारी एज है हम इस टाइम पे सोच रहे हैं कि हमें जॉब चाहिए, हमें ये करना है, वो करना है। लेकिन जो बच्चा है अभी उसको इस दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है कि आगे जाके जॉब करनी पड़ेगी। उसको ये मतलब है कि मेरे को तो साइकिल चाहिए, और साइकिल मैं कैसे लूँ, तो मैं मम्मी के सामने ये बहाना बना दूंगा, या फिर मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बोल दूंगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे साइकिल दो, मेरे को तो यही चाहिए। तो बच्चा ऐसे ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सोचता रहता है, या वो अपनी साइकिल को तोड़ देगा कि मम्मी उससे मेरी साइकिल तोड़ दी, अब नई साइकिल ला के दो। तो ऐसे बच्चा बहुत से क्वेश्चनिंग होती है उसके मन में भी। लेकिन क्या है, 100 ही क्वेश्चन हम लोग सोच रहे हैं कि हमें कमाई करनी है, हमें कमाना है, लेकिन 100 ही क्वेश्चन एक बच्चा सोच रहा है कि उसे एक साइकिल लेनी है। तो अमाउंट तो सेम हो गई, लेकिन अभी यहाँ पे क्या बात आ रही है कि क्वालिटी डिफरेंट हो गई, काइंड डिफरेंट हो गया, टाइप डिफरेंट हो गया। हम लोग सोच रहे कमाने के लिए ताकि हमें कुछ अर्निंग मिले, और जो बच्चा है वो सोच रहे कि साइकिल कैसे मिले। तो ये फर्क आ जाता है काइंड में और टाइप में। तो ये थे कुछ पियाजे के व्यूज कंस्ट्रक्टिविज्म पे। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट विशेस विद यू, कीप स्टडिंग एंड वर्किंग हार्ड। एंड लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। एंड जल्द से जल्द प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तुम लोग बस देख लेते हो, सब्सक्राइब वगैरह करते ही नहीं हो, तो प्लीज़ कर दिया करो। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ तो रैम खा लो और कर दो सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनको भी ये थ्योरी समझनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय।